रोज़नामा ख़बरें में आपका खैर मक़दम है। मैं हूँ कासिम सैयद। नाज़रीन, अभी हाल ही में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का एक वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें वो कांग्रेस के साबिक़ सदर राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं कि अगर उनके अंदर हिम्मत है तो वो वायनाड के बजाय हैदराबाद से इलेक्शन लड़कर दिखाएं। कांग्रेस के लोग बहुत आएंगे। अरे मैं तो तुम्हारे लीडर से कहूंगा कि अब की बार वायनाड नहीं हैदराबाद से मुकाबला करो मेरा। आओ, मैं चैलेंज कर रहा हूं, आओ वायनाड क्यों, यहाँ हैदराबाद को आओ, दो हाथ हम आजमा लेंगे, पंजा आजमा लेंगे, आ जाओ। कहां वायनाड जाते प्यारे, आओ। बड़ी बड़ी बातें करते हो, अरे बात क्यों करते, आओ जमीन पर आओ, मुकाबला करेंगे। आओ एक शेरवानी दाढ़ी टोपी वाले से मुकाबला करके देखो, मजा आएगा। उनकी जो शब्दावली है, उनके जो अल्फाज हैं, वो बिल्कुल ऐसे ही हैं जैसे नरेंद्र मोदी राहुल गांधी का नाम लिए बग़ैर उनको खिताब करते हैं। तो लोगों के जहनों में सवाल ये पैदा हो रहा है कि आखिर मजलिस की प्रायोरिटी क्या है, उसकी तरजीहात क्या हैं। ओवैसी साहब के नज़दीक एनडीए से लड़ाई लड़नी है या उनको इंडिया अलायंस से लड़ना है। वो किसको अपना दुश्मन समझते हैं, किसको अपना दोस्त समझते हैं, और इस मुल्क के लिए वो क्या बेहतर समझते हैं, ये सवाल सबसे ज़्यादा अहम है। लेकिन कल जो वीडियो आया है, उस वीडियो ने कम से कम इस बात का इजहार तो कर दिया है कि वो नरेंद्र मोदी जी को चैलेंज देने के बजाय राहुल गांधी को चैलेंज देना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। वो राहुल गांधी को हराने में ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं, शायद वो मोदी को हराने में उतनी दिलचस्पी नहीं रखते। वरना वो ये भी कह सकते थे कि नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वो हैदराबाद में आकर मुझसे मुकाबला करें, वो मुझसे लड़ें। माजी करीब में जब म्यूनिसिपल के चुनाव हुए थे तो उसके अंदर बीजेपी ने पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ा था और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के माथे पर पसीना आ गया था। वो ये भी कह सकते थे कि राहुल गांधी जहाँ से चुनाव लड़ना चाहें, मैं वहाँ से लड़ने के लिए तैयार हूँ। आखिर उन्होंने उनको हैदराबाद ही में क्यों बुलाया? क्या वो समझते हैं कि वह हैदराबाद के बाहर कहीं जीत नहीं सकते? क्या उनको ये लगता है कि अगर राहुल गांधी को चैलेंज देना है तो सिर्फ हैदराबाद के अंदर ही दिया जा सकता है? वो वायनाड जाके चुनाव क्यों नहीं लड़ लेते? या राहुल गांधी जहाँ से चुनाव लड़ें, ओवैसी साहब वहाँ से पर्चा भज दें, क्योंकि उनकी मकबूलियत है, नौजवानों के सरों में उनकी मोहब्बत का जुनून है, वो उनसे बेहद प्यार करते हैं। एक बहुत बड़ा तबका मुस्लिम नौजवानों का है जो ओवैसी को अपना निजात दहिंदा समझता है, और उसकी वजूहात भी हैं कि जब हर तरफ से मायूसी हो, जब नाम नहाद सेकुलर पार्टियाँ अपने रवैये से, अपने करैक्टर से, अपनी आइडियोलॉजी से उनको मायूस कर चुकी हैं, उनके दोहरेपन, उनके मुनाफिकाना रवैये, उनकी करनी में और जो कुछ दिखाई दे रहा है, कहनी और करनी में जो फ़र्क है, उससे नौजवानों का बहुत बड़ा तबका, मुसलमानों का एक तबका मायूस हो गया है। और वही समझता है कि ओवैसी साहब कम से कम हमारे बारे में बोलते तो हैं, चाहे पार्लियामेंट हो या पार्लियामेंट के बाहर हो, वो मुसलमानों के मसाइल तो उठाते हैं, और इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इस वीडियो के आने के बाद से एक वो पुराना बयानिया, वो पुराना नैरेटिव जो उनके बारे में गढ़ा गया है, जो कहा गया है कि वो बीजेपी की बी टीम है, वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, वो बीजेपी के सीक्रेट एजेंट हैं, और उनका हर कदम, उनका हर बयान बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाता है, ये बयानिया बहुत तेज़ी के साथ दोबारा सामने आ गया है। हालांकि मैं कम से कम इस बात को नहीं समझता, मैं इस पर यकीन नहीं करता
कि ओवैसी साहब बीजेपी के लिए काम करते हैं, वो बीजेपी के सीक्रेट एजेंट हैं, उनका एजेंडा बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना है। मैं इसको नहीं समझता। इसलिए कि जब उनसे ये कहा जाता है कि वो फ़लाँ जगह चुनाव न लड़ें या फ़लाँ जगह अपने उम्मीदवार खड़े न करें, ये सवाल समाजवादी पार्टी से या मायावती से या कांग्रेस से क्यों नहीं होता, जब ये तीनों एक साथ लड़ते हैं, जबकि इन तीनों का मकसद ये होता है कि बीजेपी को हराया जाए, नरेंद्र मोदी को शिकस्त दी जाए। अभी जो 3 रियासतों में चुनाव होने वाले हैं, छत्तीसगढ़ में हो रहा है, मध्य प्रदेश में हो रहा है और राजस्थान में हो रहा है, तीनों जगह पर मायावती अपने उम्मीदवार खड़े कर रही हैं, अखिलेश यादव भी खड़े कर रहे हैं और आम आदमी पार्टी भी कर रही है। उनसे ये सवाल कोई नहीं करता कि अगर आप वाकई ये चाहते हैं कि बीजेपी मैदान से आउट हो जाए तो आप तीनों मुश्तरका उम्मीदवार क्यों नहीं खड़ा करते, आपकी प्रायोरिटी क्या है। तो इसलिए ओवैसी के बारे में ये कहना कि वो बीजेपी के लिए काम करते हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है। ये अलग बात है कि उनके बयानों से, उनके तरीक़ों से, उनके रवैये से बीजेपी को फ़ायदा पहुंचता हो। अब एक सवाल ओवैसी साहब से जो मैंने पहले किया वो मैं अब फिर दोहराना चाहता हूं कि आखिर उन्होंने ये चैलेंज मोदी जी को क्यों नहीं दिया, ये उन्होंने बीजेपी के किसी बड़े लीडर को क्यों नहीं दिया। ये सवाल तो पैदा होता है। तो क्या वो राहुल गांधी से लड़ेंगे, क्या वो कांग्रेस से लड़ेंगे, क्या वो सिर्फ तेलंगाना के बारे में सोच रहे हैं। ओवैसी साहब को बयान देते वक्त ये ज़रूर सोचना चाहिए कि उनसे हज़ारों किलोमीटर दूर बैठा हुआ वो मुसलमान घराना जो गांव में 1 या 2 हैं और वो हिंदू अक्सरियत इलाकों में रहते हैं, उनके ऊपर इन बयानों का क्या रिएक्शन होता है। क्योंकि जो इस वक्त भारत के अंदर जो हिंदुत्ववाद की एक लहर चल रही है, हिंदू राष्ट्रवाद को जिस तरह से आगे बढ़ाया जा रहा है और कहीं ना कहीं ये कहा जाता है कि उसको सरकारी सरपरस्ती हासिल है, इन जैसे हालात में और जब 2024 का चुनाव सर पर खड़ा हुआ है और ये चुनाव आइडियोलॉजी की लड़ाई है, ये चुनाव भारत के भविष्य की लड़ाई है, ऐसे मौके पर ओवैसी साहब का राहुल गांधी को चैलेंज करना बिल्कुल समझ में नहीं आता, ये समझ से परे है। अगर ये मोदी जी को भी साथ में चैलेंज देते कि आप मोदी जी चाहें तो वो हैदराबाद में चुनाव लड़ रहे हैं, राहुल चाहें तो वह मेरे खिलाफ चुनाव लड़ें, उनको अगर दोनों को चैलेंज करते तब भी बात समझ में आ सकती थी। एक सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ओवैसी साहब को अगर चुनाव में उतरना ही है तो वह अपनी पार्टी को तेलंगाना के कुछ हिस्सों के बाहर जब वो जाते हैं चुनाव लड़ने के लिए, अपने उम्मीदवार खड़े करते हैं तो उनको उधार के उम्मीदवार लेने पड़ते हैं। बिहार की मिसाल सामने है, उनके 5 उम्मीदवार जीते लेकिन उसमें से 4 उसमें जेडीयू में वापस चले गए। क्यों गए? आखिर क्या उनकी आइडियोलॉजी से मोहब्बत थी, उन्हें ओवैसी से मोहब्बत थी, या वो किसी और वजह से इनके साथ आए थे और उन्हें छोड़ कर चले गए। आप उन्हें गद्दार कहिए, मतलबी कहिए, मौका परस्त कहिए, कुछ भी कह दीजिए, लेकिन वो आपके भरोसे पर पूरे नहीं उतरे। तीसरा सवाल ये है कि आखिर ओवैसी साहब को अगर वाकई ही इलेक्शन में खड़ा होना है, वो उम्मीदवार खड़ा करना चाहते हैं, तो उन्होंने उन स्टेट में अपनी पार्टी को मजबूत क्यों नहीं किया। ग्राउंड लेवल पर उनकी पार्टी कहाँ खड़ी हुई है, कितनी जगहों पर, कितने ज़िलों में उनकी यूनिटें कायम हैं। और अगर वो वाकई चुनाव लड़ने के लिए संजीदा, जैसे उन्होंने उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार उतारे, जैसे वो बिहार में उम्मीदवार उतारते हैं, और जैसे हो सकता है कि अब लोकसभा के चुनाव की भी वो तैयारी करें, तो आखिर वो तंजीमी सतह पर अपनी पार्टी को मजबूत क्यों नहीं करते। दिल्ली के अंदर इलेक्शन हुए इसके नगर निगम के, उन्होंने यहाँ तूफ़ानी दौरा किया, तकरीरें की, जगह जगह हज़ारों लोग उनकी तकरीरों में उमड़ पड़े। नौजवान तो दीवाना वार उनकी तकरीरों में आते हैं, इसलिए कि उनका अंदाज़े तकरीर, अंदाज़े तखातुब जो होता है वो वाकई दीवाना करने वाला होता है। वो जो अल्फाज इस्तेमाल करते हैं, उनके लबो लहजे में जो घन गरज होती है। आपने अभी जो ये वीडियो सुना जिसमें वो राहुल गांधी को चैलेंज कर रहे हैं, उसमें भी आप उनकी घन गरज, उनकी आवाज़ की क़ुव्वत का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि नौजवान को लगता है कि उनके दिल की आवाज़ है। लेकिन नतीजा क्या हुआ? 0।
और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद दिल्ली में ओवैसी साहब ने उन इलाक़ों में जाने की, उन वोटरों का शुक्रिया अदा करने की ज़हमत नहीं की जहां उनको लोगों ने अपने दिल की आवाज़ समझकर अपना वोट उनके हक़ में इस्तेमाल किया। उस चुनाव के बाद दिल्ली का सदर इस्तीफ़ा दे चुका है, लेकिन आज तक दूसरा सदर मुंतखब नहीं किया जा सका। अब उसने इस्तीफ़ा दिया या उससे इस्तीफ़ा लिया, ये अलग कहानी है। लेकिन अगर वो वाकई संजीदा हैं चुनाव लड़ने के लिए, और अगर वो वाकई वही चाहते हैं कि मुसलमानों की मजबूत आवाज़ उभरे, तो उन्होंने ग्राउंड लेवल पे तो काम करना चाहिए। उनको हर सतह पर पार्टी यूनिट तो खड़ी करनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में MIM कई चुनाव हार चुकी है, लेकिन उनके सदर अपनी जगह बरकरार हैं। चौथी बात यह है कि ओवैसी साहब जहां चुनाव लड़ने जाते हैं, उसके बाद वहाँ पलट कर भी नहीं जाते। उत्तर प्रदेश में असेंबली का इलेक्शन हुआ था, लेकिन क्या वो दोबारा वहाँ गए? क्या उन्होंने उन वोटरों से रब्ता किया? क्या उन्होंने अपनी नाकामियों का जायज़ा लिया? शायद नहीं। क्या उन्होंने अपने अंदर से लीडरशिप खड़ी करने की कोशिश की? नहीं। क्या उन दो भाइयों के अलावा क्या कोई तीसरा ताकतवर आदमी MIM में नज़र आता है? इसका जवाब है नहीं। तो क्यों वो स्टेट लेवल पर पार्टी लीडरशिप को मजबूत क्यों नहीं करना चाहते? वो कोई ऐसी मजबूत आवाज़ को अपना सपोर्ट क्यों नहीं देना चाहते, क्यों नहीं देते जो ये लगे कि MIM में बहुत अच्छी लीडरशिप है और उनके यहाँ रियासत से लेकर ज़िले सतह तक मजबूत लोग मौजूद हैं। यही वजह है कि बहुत से लोग मायूस होकर उनकी पार्टी छोड़ चुके हैं। चौथी बात ये कि आप सिर्फ इलेक्शन में सरगर्म होंगे, आप सिर्फ इलेक्शन के मौके पर ही आएंगे। आप अपने चेहरे को लेकर आवाम के दरमियान सिर्फ उस वक्त जाएंगे जब चुनाव का ऐलान हो जाएगा। आपने उनके दिल पे दस्तक क्यों नहीं देते? आप उनके करीब क्यों नहीं जाते? आपकी पार्टी उन लोगों से रब्ता क्यों नहीं करती? उन वोटरों को समेट कर क्यों नहीं रखती? ये सवाल है। तो ये जो सीजनल पॉलिटिक्स है, ये जो इमरजेंसी पॉलिटिक्स है, ये जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स है, उसके लिए तो 24 घंटे चाहिए जो बीजेपी करती है। बीजेपी 24 घंटे हर वक्त इलेक्टोरल मूड में रहती है। एक इलेक्शन से फारिग होती है और उसके दूसरे ही दिन वो उस इलेक्शन का एनालिसिस करती है, एनालाइज करती है उसको कि आखिर हम क्यों हारे, किन किन सीटों पर हारे। अभी पार्लियामेंट का चुनाव जो होने वाले हैं, बीजेपी ने 6 महीने पहले होमवर्क कर लिया है कि जिन सीटों पर हम हारे थे, जहां हमारा वोट कमज़ोर था, आखिर हम क्यों हारे और हम उसको जीतने के लिए क्या क्या कर सकते हैं। ये होती है सियासत, ये होती है पॉलिटिक्स जो 24 घंटे चाहती है वो खुद भी आप उसमें इन्वॉल्व रहें और अपने वर्करों को भी इन्वॉल्व रखें। ये सवाल एक विल विशर की तरफ से हैं, ये सवाल एक ऐसे शख्स की तरफ हैं, एक ऐसी लोगों की नुमाइंदगी के तौर पर हैं जिनके जहनों में ये सवाल पैदा होते हैं जब वो कहीं मजलिसों में बैठते हैं, कहीं किसी कमरे में बातचीत होती है, तो ये सवाल वो बुनियादी सवाल हैं जो ओवैसी साहब के ताल्लुक़ से किए जाते हैं। और मैं समझता हूँ कि किसी न किसी सतह पर इन सवालों का जवाब आना चाहिए। हो सकता है कि उनके अंधभक्तों को ये पसंद ना आए, जो उनके अंदर अच्छाई के अलावा कोई चीज़ न तो देखते हैं और न ये इजाज़त देते हैं कि दूसरा दिखाने की कोशिश करें। ये सवाल अगर इनका जवाब दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ जो गलतफ़हमियाँ ओवैसी साहब के उनकी पार्टी के ताल्लुक़ से पैदा होती हैं, वो गलतफ़हमियाँ ज़रूर दूर होंगी। इन सवालों के साथ आपको के जहन में भी ये बात पैदा होनी चाहिए कि आखिर ओवैसी साहब इलेक्शन के दिनों में ही क्यों सरगर्म होते हैं, वो मीडिया के लिए इतने पॉपुलर क्यों हैं, वो मीडिया के लिए इतने मकबूल क्यों हैं कि जब इलेक्शन करीब आता है तो हर टीवी चैनल उनसे इंटरव्यू लेने के लिए बेताब रहता है। क्या सिर्फ इसलिए कि TRP मिलती है, या सिर्फ इसलिए कि इससे किसी और के बयानिए को, नैरेटिव को तक़वियत मिलती है। आज के लिए बस इतना ही।